अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह समर एग्ज़ाम 2021 के पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स पर रूल्स एंड प्रोसीजर एप्लीकेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टर बिल से मुतल्लिका है। ये पहले मैंने सॉल्व करके अपलोड किया था तो उसमें कुछ एरर्स थी। ऐसी एरर्स जो मैं खुद अपने तमाम देखने वालों को बताता हूँ कि पर 100 CFT, पर 1000 CFT और पर CFT के रेट को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो उसे ध्यान से कैलकुलेट किया करें। मैं खुद भी वो मिस्टेक कर बैठा था तो मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया। अभी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ सॉल्यूशन को, जो कि करेक्शन के बाद है। इसमें मैं वन बाय वन करके इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सेकंड रनिंग बिल है मुस्तफ़ा एंटरप्राइजेस का, वर्क का नाम है, वोचर नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, आइटम ऑफ वर्क दिए गए हैं, उनका यूनिट है, रेट है, अप टू डेट क्वांटिटी और क्वांटिटी पेड इन द लास्ट बिल इसमें दी गई है। हमने कॉलम नंबर 2 से यानी कि आइटम वर्क से लेकर यूनिट, रेट और अप टू डेट क्वांटिटी एज इट इज़ अपने सोल्यूशन में एंटर कर लेना है, पेपर में एंटर कर लेना है। फॉर्म नंबर 26 के अंदर उसे एंटर कर लेंगे और उसकी फिर कैलकुलेशन करेंगे। मैं उसे आप सोल्यूशन भी दिखाता हूँ अभी। उसके बाद इसके 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट हैं सॉरी। पहला पॉइंट मोबिलाइजेशन एडवांस से मुतल्लिक है, उसको पिछले बिल में दिया गया था, इस बिल में हमने रिकवरी करनी है। दूसरा पॉइंट सिक्योर एडवांस से मुतल्लिक है जो कि 300,000 ब्रिक्स पे दिया गया था, पर 1000 नंबर ब्रिक्स उसका रेट था। इसमें थंब रूल मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सिक्योर एडवांस का अगर मार्केट रेट दिया हो तो हमने 75% ऑफ द मार्केट रेट लेना है, जो कि रिड्यूस रेट कहलाता है। उसके बाद 30 मेट्रिक टन स्टील के ऊपर फर्दर हम एडवांस दे रहे हैं, ब्रिक्स पे एडवांस रिकवर कर रहे हैं और स्टील के ऊपर दे रहे हैं। तो चौथा पॉइंट है जो सबसे ट्रिकी पॉइंट है इस क्वेश्चन में, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स ने उसे नहीं अंडरस्टैंड कर सके उसकी स्पिरिट के साथ, वो है विदहेल्ड अमाउंट की रिकवरी, जो कि टेस्ट रिपोर्टों की वजह से रोकी हुई थी, विदहेल्ड की हुई थी, इस बिल में रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसकी भी ट्रीटमेंट देखेंगे और लास्ट पॉइंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट और इनकम टैक्स की डिडक्शन करेंगे। तो हमारा सलूशन मैंने ये करके रखा हुआ है। फॉर्म 26 सबसे पहले हम ये क्रेडेंशियल जो पेपर में दिए होते हैं हम वहाँ पे एंटर कर लेते हैं, वोचर नंबर लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखते हैं, बिल का जो कॉन्ट्रैक्ट यानी वर्क नेम है वो लिखते हैं, और जो बिल अब बनाने जा रहे हैं उसका नंबर लिखते हैं, यानी सेकंड रनिंग बिल है ये। लास्ट बिल हमने कौन सा पे किया हुआ है वो लिखेंगे। और ये देखें हमने एज इट इज़ जो पेपर में दिया हुआ था, ये आइटम ऑफ वर्क, यूनिट, अप टू डेट यानी कि क्वांटिटी, यहाँ पे आ गई क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड अप टू डेट वाली। कॉलम नंबर 4, 5, 6 और 7 के अंदर एज इट इज़ हमने डाटे को पेस्ट कर देना है, नोट कर देना है, लिख लेना है। ये हमने तमाम ये लिख लिए। अब इसके मुताबिक हमने कॉलम नंबर 8 के अंदर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन मैंने एक्सेल में की हुई है, मैं आपको उसका फार्मूला दिखा देता हूँ। मैंने क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड अप टू डेट एज पर एमपी को मल्टीप्लाई किया है रेट के साथ, और उसके यूनिट की बुनियाद पे उसे डिवीजन किया, यानी अब ये पर 100 CFT है तो 100 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह ये देखिए पर 1000 CFT है तो मैंने यहाँ 1000 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे ये पर CFT था तो इसमें डिवीजन कोई नहीं होगी, और ये भी पर SFT था, इसमें भी डिवीजन कोई नहीं होगी। तो इस तरह मैंने अप टू डेट क्वांटिटी का ये तमाम कैलकुलेशन की, और इसका जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो एंट्री ए कहलाएगी,
जो कि इस कॉलम के नंबर 8 को हम टोटल कर लेंगे। वो है बनाए 40,01,60,200। सेम इसी तरह कॉलम नंबर 9 के अंदर जो पेपर में हमें बताया गया कि सिंस प्रीवियस बिल मीन के जो लास्ट बिल में पेमेंट हुई थी, वहाँ पे लास्ट बिल की पेमेंट की क्वांटिटी बताई हुई है। हमने यहाँ सिंस प्रीवियस बिल को कैलकुलेट करना है। तो ये आप क्वेश्चन में देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्वांटिटी पेड इन लास्ट बिल यानी अप टू डेट भी 6000 पर 100 CFT 6000 CFT की क्वांटिटी है और पेड इन लास्ट बिल भी इतना ही था। इसका मतलब इस बिल में कोई नई क्वांटिटी पे नहीं हुई इसकी। तो ये सॉल्यूशन में देखें कि आप इसमें जब हम इसे भी उसी तरह मल्टीप्लाई किया रेट को क्वांटिटी के साथ और इसमें मैंने माइनस कर दिया जो लास्ट बिल में पेमेंट होनी थी। तो ये रिज़ल्ट मेरा इसमें ज़ीरो आ गया कि पेमेंट नहीं हुई। इसके अंदर जिन आइटम्स के अंदर पेमेंट हुई थी वहाँ मैंने उसे कैलकुलेट कर लिया है। सेम उसी यूनिट के हिसाब से ये पर 100 CFT के हिसाब से और ये पर 100 kg के हिसाब से पर CFT के हिसाब से। तो इसका जो टोटल बनेगा कॉलम नंबर 9 का जो टोटल बनेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब कॉलम नंबर 9 के टोटल की जो नाम देंगे हम एंट्री एफ का देंगे। एंट्री एफ और एंट्री ए को हम अगर माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाएगी डिडक्ट वैल्यू ऑफ वर्क शोन ऑन प्रीवियस बिल। ये हमने कैलकुलेशन कर ली और एंट्री जो एंट्री एफ है उसको हमने रुपीज़ में भी लिख दिया है। अब चलते हैं हमारा ये पहला पोर्शन अकाउंट वाला पोर्शन। इसके अंदर हमने क्वांटिटी एंटर करनी थी। अकाउंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड मुकम्मल हो गया। अब वन बाय वन करके हम पॉइंट्स पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पॉइंट ये था कि mobilization advance of rupees 30 million was given in first running bill without interest. Recovery of first installment at the rate of 25% of the total value of work done up to second running bill is to be made in this bill. तो इसका मतलब है कि अप टू डेट हमारी कौन सी क्वांटिटी हुई, कॉलम नंबर 8 का जो टोटल है यानी एंट्री ए का 25% हमने रिकवरी करनी है। तो इसमें देखें एडवांस पेमेंट फॉर वर्क डन बट नॉट मेजर्ड, ये एडवांस पेमेंट की शक्ल में हमने लोगों एडवांस दिया हुआ था। तो कॉलम नंबर 1 में हमने लिखा 30 मिलियन। कॉलम नंबर 2 के अंदर एंट्री ए जो अप टू डेट क्वांटिटी उसका 25% लिया। इन दोनों को जब माइनस किया तो जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट पेबल या आउटस्टैंडिंग मोबिलाइजेशन एडवांस के मद में रह गई है वो 19.95 मिलियन रह गई है। इसको हमने एंट्री बी का नाम दिया है जो हमारे पास अब आउटस्टैंडिंग मोबिलाइजेशन एडवांस है। और जितनी हमने रिकवरी मोबाइल एडवांस की कर ली है, एडवांस पेमेंट की कर ली है, उसे एंट्री डी का नाम दिया। सेम इसी तरह एंट्री डी को भी हम इन वर्ड्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हमने चलना है सिक्योर एडवांस की तरफ। हाँ जी, ये पॉइंट है सिक्योर एडवांस ऑफ रुपीज फॉर 300,000 number bricks was given in the last bill at the market rate of rupees 8,000 per thousand numbers bricks which is to be adjusted in bill। फर्स्ट बिल में हमने 3 लाख ब्रिक्स के ऊपर एडवांस दिया था, सिक्योर एडवांस दिया था। उस वक्त उसका मार्केट रेट 8,000 था। तो थंब रूल मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे या उसे एडवांस ग्रांट करते हैं तो 70 मैक्सिमम 75% ऑफ द मार्केट रेट पे हम उसे देते हैं। सोल्यूशन में देखें, ये देखें 3 लाख ब्रिक्स थी और 3 लाख की 3 लाख इस बिल में हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग क्वांटिटी हमारे पास नील हो गई है। 8,000 उसका रेट था, मार्केट रेट था। ये आइटम डिस्क्रिप्शन बताई है कि कौन सा मटेरियल है, उसका यूनिट बताया, ये पर थाउजेंड नंबर्स में है। और इसका जब रिड्यूस रेट बनाएंगे तो हम 8,000 को 75% से मल्टीप्लाई करें
हमारे पास रिड्यूस रेट आ गया 6 और इस वक्त अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस नील हो गया। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 30 मेट्रिक टन स्टील इज टू बी गिवन इन दिस बिल ऑन मार्केट रेट ऑफ ₹80,000 पर मेट्रिक टन। तो इसको हम एंट्री करते हैं कि ये हम जब ग्रांट कर रहे होते हैं तो कॉलम 2 में लिखते हैं, अगर पिछले बिल की कोई आउटस्टैंडिंग होती है तो कॉलम 1 में लिखते हैं। तो 30 यहाँ पे लिखा कॉलम 2 में और 30 का 30 ही आउटस्टैंडिंग रह गया क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट कोई नहीं बताई गई। 80,000 उसका रेट था, आइटम स्टील था, मेट्रिक टन उसका यूनिट था, रिड्यूस रेट उसका सेम उसी तरह 75% ऑफ 80,000 लेंगे, वो आ जाएगा 60,000। तो इसकी अमाउंट भी बन गई 1.8 मिलियन की। ये अब जो 1.8 मिलियन यानी अप टू डेट अमाउंट ऑफ एडवांस को जब टोटल करेंगे तो ये हमारी एंट्री सी बन जाएगी। और अगर आप देखें तो जो प्रीवियस बिल की एंट्री सी थी वो हमने किस तरह से कैलकुलेट की, अगर हम 6,000 को 6,000 को 300,000 ब्रिक्स के साथ पर थाउजेंड के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो वो उसकी अमाउंट भी 1.8 मिलियन आ गई। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 6,000 ब्रिक्स थे और 300,000 उसकी क्वांटिटी थी और यूनिट का रेट था 1,000, तो ये भी 1.8 मिलियन आ गया। यानी प्रीवियस बिल में जो आउटस्टैंडिंग था 1.8 मिलियन था, वो हमने इस बिल में एडजस्ट कर लिया और 1.8 मिलियन की स्टील के ऊपर हमने फर्दर उसे सिक्योर एडवांस दे दिया। तो नेट अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग नील हो गई हमारी। अच्छा जी, अब इस सारी चीज़ों को कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट के अंदर करते हैं। सबसे पहले हम एंट्री ए को लिखेंगे जो कि अप टू डेट क्वांटिटी वैल्यू ऑफ वर्क डन के से मुतल्लिक है। उसके बाद एंट्री बी लिखेंगे, उसके बाद एंट्री सी लिखेंगे, उसके बाद इन तीनों को हम टोटल कर लेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने टोटल किया, वो टोटल आ गया। इस बिल में हम कोई रिकवरी नहीं कर रहे, नई रिकवरी नहीं हो रही। अच्छा, अब इस जो टोटल है टोटल यानी कि ये हाँ ये जो 4 नंबर पॉइंट पे इसमें से अगर कोई रिकवरी होती तो वो हम इसे ए या बी के अंदर लिखते हैं और इस अमाउंट में से टोटल अमाउंट में से वो वाली अमाउंट माइनस कर देते, तो बाकी जो है ना हमारे पास अमाउंट बच जाती, एंट्री के बच जाती। तो एंट्री के सेम वही आ गई जो टोटल की अमाउंट थी क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं थी। अब इसमें आ गया है वो लास्ट ट्रिकी पॉइंट जो काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आया था, दोबारा बता देता हूँ मैं। उसमें एक पॉइंट था कि एन अमाउंट ऑफ ₹300,000 was withheld in the last bill due to awaiting test reports of the bricks which is to be released in this bill। पिछले बिल में हमने 3 लाख रुपए की रिकवरी या एडजस्टमेंट या अमाउंट विदहेल्ड की थी जो यहाँ पे की होगी अगर पिछला बिल हमने बनाया हो तो यहाँ पे की थी। अब इस बिल के अंदर हम उसे रिलीज कर रहे हैं तो बेसिकली देखें कि इस डिडक्शन अगर हम पिछले बिल की एंट्री के बनाएं तो उसके अंदर इसकी डिडक्शन शो हो गया। तो इसी वजह से मैंने पिछले बिल की एंट्री के बनाते हुए ये 3 लाख डिडक्शन को माइनस किया है। पिछली एंट्री के बनाने का तरीकाकार ये है कि मैं देखूं कि पिछले बिल में कितनी टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी जो एडवांस पेमेंट में थी, कितनी अमाउंट थी जो कि एंट्री एफ बनती थी हमारी, और उसके बाद कितनी अमाउंट थी जो हमारी सिक्योर एडवांस के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग थी। उसमें से मैंने 300,000 विदहेल्ड अमाउंट को माइनस कर दिया। प्रीवियस के एंट्री हमारे पास इस तरह से ये डेवलप हो गई। ये देखेंगे 3 आइटमों को जमा किया और 3 लाख इसमें माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास एंट्री के बन गई प्रीवियस बिल के। यहाँ प्रीवियस बिल की के एंट्री में 3 लाख माइनस करने से हमारा सिक्योरिटी एडवांस जो सिक्योरिटी डिडक्शन करते हैं
उसका रिज़ल्ट भी ठीक रहेगा, क्योंकि हम सिक्योरिटी डिडक्शन करते हैं एंट्री एफ की बुनियाद पे, तो वो ऑलरेडी पिछले बिल में हो चुकी है। इस बिल में भी एंट्री एफ पे करेंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी की डिडक्शन फर्दर डबल नहीं होगी, सिक्योरिटी एज इट इज़ उस अमाउंट पे होगी जो इस बिल का ग्रास वैल्यू ऑफ वर्क डन होगा। यानी ग्रास वैल्यू ऑफ वर्क डन पे हम पिछले बिल में सिक्योरिटी काट चुके थे, इस बिल में इस बिल के मुताबिक काटेंगे। जो इनकम टैक्स से मुतल्लिक बात है, पिछले बिल में क्योंकि हमने एंट्री के में 3 लाख रुपए माइनस किया हुआ था, इसलिए उस पोर्शन पे इनकम टैक्स नहीं कटा होगा। और यहाँ पे प्रीवियस बिल की एंट्री के में से 3 लाख रुपए माइनस करने से इस बिल में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी अप टू डेट हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट इस दफ़ा हो रही है 3 लाख रुपए पे, तो 3 लाख रुपए वाली अमाउंट भी जो है वो इस टैक्स कैलकुलेशन में शामिल हो जाएगी। ये वजह थी कि 3 लाख की डिडक्शन पिछली एंट्री के में से माइनस की गई। तो हम इसमें से अभी इसको पेमेंट नाउ टू बी मेड निकाल लेते हैं। जो करंट एंट्री के है उसमें से प्रीवियस एंट्री के निकालेंगे तो वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट पेमेंट नाउ टू बी मेड एज पर डिटेल बिलो। अब ये टोटल पेमेंट थी जो महकमे ने करनी थी। इसको करने के बाद इसमें से हमारा जो लास्ट पॉइंट है अब वो रह गया है, डिडक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट 1% और इनकम टैक्स 7%। तो आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है एंट्री एफ पे काटते हैं हम, एंट्री एफ का 5% निकालेंगे तो वो इसकी यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे एंट्री एफ की, और उसके बाद इनकम टैक्स के 7% पेपर में दिया हुआ है वो हम लेंगे पेमेंट नाउ टू बी मेड के ऊपर, तो वहाँ पे उसका 7% ले लिया हमने। इन दोनों को जमा करके पेमेंट नाउ टू बी मेड में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी कि जो बाई चेक हमने पे टू करनी है कॉन्ट्रैक्टर को। अब इन दोनों तीनों अमाउंटों को जब जमा करेंगे तो पेमेंट नाउ टू बी मेड के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन केस अगर आपको कोई इसमें पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा लिख देते हैं, लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं होपफुली उस पर रिस्पॉन्स करूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन आप अगर ऐसे रिपीटेड देख के लें तो फिर आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पहले वीडियो को मुकम्मल देख लें, समझ लें, तो आपके इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन इसमें से हल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम पहलू कवर किए गए हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लें तो आई थिंक आप तमाम कॉन्ट्रैक्टर बिल जो फॉर्म 26 के हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।